हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का एक नया लेक्चर हम लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे बाय मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बाय डिटरमिनेंट्स। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तो जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया दिस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, राइट। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके स्टूडेंट, ऐसा ठीक। अब देखो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, राइट ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो हम इसे ऐसे लिखेंगे दिस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, आगे देखो यहाँ से x y z, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। ओके बच्चों, देन दिस इज द d1 d2 d3। अब ये क्या है, कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अब ध्यान देना, देखो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, देखो इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स क्या आपका है 3 इंटू 3, ठीक, और ये मैट्रिक्स क्या आपका 3 इंटू 1। ओके, ऐसा। तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 1, देखो। ठीक, सो देखो अगर इस रो को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, देखो ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 फर्स्ट। फिर देखो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। क्लियर बच्चों। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करूं a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट ना। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अगेन देखो अगर यहाँ से इसको अगर मैं इसको शो कर दूं A, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स A, ठीक, और ये कैपिटल X, ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू B, ठीक, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स। सो देखो तो इक्वेशन आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे बन गया AX प्लस B। A क्या हो गया एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक, X क्या हो गया आपका वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, और B क्या हो गया कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। सो AX इज इक्वल टू B, दिस। क्लियर। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपको और क्या क्या केसेस बनेंगे इसमें। चलो तो पहला केस पहला टर्मिनोलॉजी हम ले लेते हैं, जैसे कंसिस्टेंट। अब ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वहाँ पर 2 वेरिएबल आप पढ़ते थे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये होता है इफ़ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ एट लीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एट लीस्ट वन सोल्यूशन है तो इसे हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन होना, अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो दैट मीन कंसिस्टेंट, ठीक। सेकेंड टर्म इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है नो सोल्यूशन। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या मिलेगा आपको नो सोल्यूशन। ओके, ऐसा। थर्ड की अगर हम बात करें, ओके, जैसे हम ले लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो बच्चों होमोजीनियस का मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 ये तीनों क्या हो जाएंगे 0, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, राइट। ये आप मैट्रिक्स के इक्वेशन में देखो तो B
ये जो आपका कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा ऐसा, राइट ना। तो अगर हमने बी को नल मैट्रिक्स कर दिया, जीरो कर दिया, राइट, सो दैट मीन इट इज़ अ होमोजीनियस। या आप ऐसे भी बोल सकते हो D1 D2 D3 आर इक्वल टू 0 होमोजीनियस। अच्छा फोर्थ अगर हम ले यहाँ से, फोर्थ क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक। अब नॉन जो होमोजीनियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो ये डिटर्मिनेंट बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसा आप बोल सकते हो। या आप ऐसा भी बोल सकते हो एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ D1 D2 एंड D3 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ओके। तो नॉन होमोजीनियस, तो बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हो D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें से कम एक वैल्यू अगर नॉन जीरो हो गई सो दैट इज अ नॉन होमोजीनियस, ओके। और टर्म क्या है, देखो सपोज करो फिफ्थ हम ले लेते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। अब ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग होता है बच्चों जीरो सोल्यूशन, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड जीरो सोल्यूशन, ठीक। तो ट्रिवियल का मीनिंग देखो क्या हो गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू वाई इक्वल जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा तीनों को जीरो हो जाए तो दैट इज नोन एज द ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। 6 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इसका मीनिंग होता है नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक, नॉन जीरो सोल्यूशन। सो दैट मीन क्या होता है, अगर x y और z इसमें से कम एक की वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो दैट इज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x y एंड z इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। सो इट इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल, ओके। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, कंसिस्टेंट मीन एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन हो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ना हो। होमोजीनियस का मीन्स कांस्टेंट टर्म D1 D2 D3 आर इक्वल टू 0। नॉन होमोजीनियस का मतलब D1 D2 D3 इसमें से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन एक वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, राइट। ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो सोल्यूशन, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, एंड नॉट ट्रिवियल मीन्स एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x y z इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अच्छा देखो अब मैट्रिक्स का इक्वेशन हमने ये लिखा था, चल एक बार और लिख लेते हैं यहाँ से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 d2, राइट, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट, ऐसा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ax हमने लिया था, ax इक्वल टू b, देखो ऐसा, राइट, ओके बच्चों। a हमने क्या लिया था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट मीन a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा, ओके। x हमने क्या लिया था, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स x y z, ओके। और b हमने क्या लिया था, ठीक है, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स d1 d2 d3, लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर केसेस क्या बन सकते हैं, कैसे हम कितने वेराइटीज हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको। सो देखो अगर हम इसमें बनाएं यहाँ पर तो दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। एक तो मान लो हमने यहाँ पर ले लिया b इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ठीक है। b क्या है, एक वेक्टर, सॉरी, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, तो b इक्वल टू 0, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा b अगर 0 हो जाता था यानी नल मैट्रिक्स हो जाता था, दैट मीन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता था, होमोजीनियस। ओके स्टूडेंट, सो दैट मीन इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस, राइट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल टू 0, देखो ऐसा अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक। ओके, तो ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0, राइट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। इसमें अगर b इक्वल टू 0 हो रहा है, तो b इक्वल टू 0 हो रहा है तो यहाँ से देखो दो कंडीशन बन सकती है, ठीक। ये क्या हो रहा है आपका, होमोजीनियस, होमोजीनियस, राइट। तो यहाँ से देखो दो कंडीशन बन सकती है। ओके, तो क्या बनेगा, देखो एक तो क्या हो सकता है, अगर डिटर्मिनेंट, तो बच्चे यहाँ समझना, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये जो मैट्रिक्स है अगर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ले लें, राइट, और वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। तो देखो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो दैट मीन क्या होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, क्लियर है, क्यों मिलेगा, राइट ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो यहाँ से इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इस मैट्रिक्स, जो भी आप मैट्रिक्स ले रहे हो तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, सो दैट मीन यहाँ से यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन तो देखो ऑलरेडी हमेशा दिख रहा है, क्या, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन तो ऑलरेडी होगा, ठीक। ओके, तो अगर यूनिक सोल्यूशन की बात करें तो देखो यही सोल्यूशन मिलेगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ठीक है, होमोजीनियस केस में। ओके, तो देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, और ये तीनों प्लेन क्या है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से पास करें, राइट ना, यानी ओरिजिन से पास करें, तीनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, देखो तीनों प्लेन, जैसे मान लो बच्चों ये है ना, ऐसे ये एक प्लेन है ऐसे, और एक प्लेन आप और ले लो, तीनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो एक पॉइंट यानी ओरिजिन से पास करें तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक, तो कंडीशन क्या हो सकती है। अब देखो इसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तीनों प्लेन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो देखो राइट ना, ओके, नहीं तो पैरेलल तो होगा नहीं क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, पैरेलल की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। एक सोल्यूशन तो ऑलरेडी इसमें हम मिलेगा ही, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, ये तो ऑलरेडी इसमें मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन की तो पॉसिबिलिटी इसमें ख़त्म, ठीक। देखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये तो हर केस में मिलेगा, डिटर्मिनेंट 0 हो या ना हो, राइट ना, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो इसमें ख़त्म, ठीक। लेकिन देखो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि तीनों प्लेन, ठीक है, जैसे एक प्लेन समझो, एक प्लेन ऐसे है और इसी से एक प्लेन और पास कर जाए, तो तीनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ओके, वो क्या है, वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, समझना। देखो
जैसे एक प्लेन हमने ऐसे ले लिया, एक प्लेन ऐसे ले लिया, अब इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसी से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा हो, ठीक। अब वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो इस केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखो, तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा और प्लस यहाँ से मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यानी हम इसे बोल सकते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। इसमें एक्स, वाई और जेड की कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होगी, ओके बच्चों, ठीक। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो रही है तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन जो मिलेगा ही, और एक होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। देखो ये प्लेन है, दो प्लेन है, ठीक है, ध्यान देना, तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक, ओके। तो तीनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो भी ओरिजिन से पास कर रहा हो तो ये कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ऐसा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वेक्टर 3D का जो चैप्टर है अगर उसको कंप्लीट पढ़ लोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक, इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे मिलेगा। चलो अब ये कंडीशन हो गई, अब यहाँ आते हैं। देखो यहाँ हम लेते हैं इफ़ बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर बी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो कंडीशन क्या हो सकती है, बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। ओके, देखो अगर बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक्स इजक्वल टू बी, ठीक है बच्चों, ए एक्स इजक्वल टू बी, राइट। अब सपोज करो यहाँ से, तो बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो दैट मीन क्या हो जाएगा, ये नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक। तो सपोज करो अगर ए एक्स इजक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ से एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लूँ, एडजॉइंट ये देखो ऐसा, देखो अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, एडजॉइंट ए एक्स, देखो ऐसा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है बच्चों। तो दोनों साइड हमने क्या किया, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखो ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, ठीक, इंटू बी, देखो ऐसा, ये आपने पढ़ा होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। सो दिस देखो इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक, ओके। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एडजॉइंट का, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी, ये कंडीशन हो गई, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से, अगर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो देखो दो कंडीशन बन सकती है यहाँ से। पहली कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है बच्चों, क्या हो सकती है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर मान लो हमने इसे ले लिया नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके, ऐसा, ठीक। अच्छा एक कंडीशन और समझो यहाँ से अगर हम लें, नहीं एक मिनट रुको, तो अगर देखो ये नॉन होमोजीनियस है तो सपोज करो अगर हमने यहाँ पे ले लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू,
अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, सबसे पहले यहाँ समझो, ठीक, यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, ठीक, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इन्वर्स क्या होता है, हर मैट्रिक्स का यूनिकली एग्जिस्ट करता है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज यूनिक होता है, राइट। और ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, राइट। तो ए इन्वर्स अगर यूनिक एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन। सो देखो यहाँ पर मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन, राइट, ठीक, ओके। तो अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो गई, ठीक, अब क्या केस होगा, ओके। अच्छा, इस केस में ध्यान देना, इस केस में सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा। देखो अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊँ, देखो ऐसा एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन ऐसा, ठीक। और आप ये जानते हो ये क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज अ ए इनवर्स बी, ठीक। तो इस केस में देखो सोल्यूशन ऐसे मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसा, ठीक है बच्चों। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो ऑलवेज क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। इससे सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखो, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो कंडीशन क्या बन सकती है यहाँ से, ठीक, कंडीशन क्या बनेगी, ठीक। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, सो देखो दो कंडीशन, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक। ये क्या होगा, ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, या ये ऐसे हो सकता है, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है बच्चों। एक तो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जीरो मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, क्लियर, ठीक है। और एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो अब समझो यहाँ से, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गए, ठीक, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो अगर आपने इसको नल मैट्रिक्स कर दिया, ठीक, और ये आपका ज़ीरो है, ठीक, ऐसा, ओके, तो ये केस बनेगा। और अगर मान लो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने ज़ीरो किया और ये आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तब तो देखो यहाँ पर कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, समझ में आ रहा है। देखो ये आपने ज़ीरो कर दिया यहाँ से, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये देखो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। जैसे मान लो जीरो इक्वल टू हमने ले लिया 4, अब जीरो इक्वल टू 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। इसको हमने ज़ीरो कर दिया यहाँ से, देखो, राइट, और इसको हमने यहाँ से नॉट इक्वल टू जीरो कर लिया। अब नॉट इक्वल टू जीरो में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक, तो जैसे जीरो इक्वल टू 4, अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, नो सोल्यूशन, डेफिनेटली इसमें मिलेगा आपको नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, राइट। अब इस कंडीशन में देखो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें, राइट ना। तो देखो ये जो कंडीशन होगी इसमें आपको नो सोल्यूशन मिल सकता है प्लस इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन ये मिल सकता है। देखो इसमें तो डेफिनेटली क्या मिलेगा आपको, नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये तो हम ज़ीरो कर रहे हैं यहाँ से, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। इसमें क्या है, देखो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पर नो सोल्यूशन भी मिल सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कैसे मिलेगा, ठीक। इस केस में आपको, ठीक है, नो सोल्यूशन कैसे मिलेगा। देखो ये तीनों आपको क्या गिवन है, प्लेन्स दिए हैं। अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए, ध्यान दो यहाँ से, अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए ऐसे, तो देखो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। पहले के कंडीशन आप ऐसे लिखते हो, जब a1/a2, b1/b2, c1/c2, d1/d2, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो प्लेन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगा तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, तो इस केस में नो सोल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है, देखो, ठीक, कि दो प्लेन कोइंसाइड कर जाए, एक प्लेन ऐसे हो जाए, इसी पर एक प्लेन और आ जाए, दो प्लेन कोइंसाइड हो जाए, तीसरी इसके पैरेलल हो जाए, तो भी आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक, ओके। और एक कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, कि तीनों ही, देखो तीनों ही कोइंसाइड हो जाए, तीनों अगर कोइंसाइड हो गए
ठीक, तो इस केस में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर बच्चों, ओके। और क्या केस हो सकता है, देखो एक केस ये हो सकता है कि एक प्लेन मान लो ऐसे हो जाए, एक प्लेन ऐसे हो जाए, ठीक, और इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर जाए। देखो एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, और बच्चों इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर जाए, ठीक है, यानी तीनों प्लेन का एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जितने पॉइंट पास करेंगे वो सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके बच्चों, ठीक, तो ध्यान देना यहाँ से, अगर एक प्लेन हमने ऐसे लिया, एक प्लेन ऐसे, और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ठीक, तो इस केस में देखो कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो ये P1, ये P2 और सॉरी ये P2 और ये P3 ऐसा, ठीक। सो देखो ये जो P3 होगा इन दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इन हम P3 को देखो ऐसा लिख सकते हैं, λ1 P1 प्लस λ2 P2, देखो ऐसा, ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर बच्चों, कैसा, जब दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर जाए, यानी ये तीनों प्लेन क्या हो जाए, कोएक्सियल, तो उस केस में भी इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं P3 को इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो और समझो यहाँ से, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि अगर आप 3D पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। सो देखो अगर इस कंडीशन की अगर हम बात करें, इस कंडीशन की, ओके, तो ये कैसा होगा, देखो कि अगर आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन में λ1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में इसमें λ1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें λ2 से, राइट, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। डैट मीन देखो ऐसा हो जाएगा λ1 A1 प्लस λ2 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3। ये प्लेन इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। अब इसी तरह देखो λ1 B1 प्लस λ2 B2 इक्वल टू B3, ऐसा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको λ1 और λ2 मिल जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली ये λ2 λ1 λ2 इसको देखो सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, C1 λ1 प्लस C2 λ2 इक्वल टू C3, ठीक, चेक कर लेना, इसको सेटिस्फाई करेगी, या देखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, D1 λ1 प्लस D2 λ2 इक्वल टू D3, राइट। अब ध्यान देना, अगर मान लो λ1 λ2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की और मान लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन कंसिस्टेंट हो रहा है, सो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन। क्लियर बच्चों, ठीक, ओके। तो अच्छा, नो सोल्यूशन का केस ऐसा हो सकता है, देखो नो सोल्यूशन का केस ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन ऐसे पास कर रहा हो, एक प्लेन ऐसे पास कर रहा हो, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है उससे तीसरा प्लेन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो इस केस में भी देखो नो सोल्यूशन आ जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपने λ1 λ2 निकाला है उसको इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर बच्चों, देखो ये प्लेन है ऐसा, एक प्लेन ऐसा, और इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अब प्लेन क्या हो जाए, इसी के पैरेलल हो जाए, प्लेन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, तो भी देखो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो ये जो केस होता है ना, ये केस, इस केस में आपको पूरा एनालाइज करना होगा कि वॉट एवर क्या चल के आ रहा है, ठीक। तो आपको ऐसे चेक करना होगा इसको, ठीक। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें, नो सोल्यूशन भी मिल सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सारी हमने इस पर डिस्कस कर लिया और आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अदरवाइज़ फिर वेक्टर 3D का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेना तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं लेना, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो ये क्या है, पहली बात देखो यहाँ पर ये है नॉन होमोजीनियस, क्लियर है ना, नॉन होमोजीनियस, राइट। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चलो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। ठीक, डिटर्मिनेंट ये क्या फॉर्म होगा, देखो कोफिशिएंट, तो 1 2 3, 2 3 3, 3 2 4, ऐसा ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा ये। ठीक है, ऐसे तो चलो इसको, ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं 1। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, माइनस 2 लेते हैं यहाँ से, राइट, दिस इज द 8 माइनस 6 एंड प्लस 3, देखो 6 माइनस 9। तो बच्चों डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना आपको आता है, क्लियर है ना। ठीक, सो दैट इज़ द 6 एंड माइनस 4 एंड दिस इज द माइनस 9। ओके, तो दिस इज द माइनस 2 माइनस 11, देखो ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये नॉन होमोजीनियस है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो दैट मीन क्या बताया था, यूनिक सोल्यूशन। याद आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉन होमोजीनियस का केस हो और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, राइट ना। और यूनिक सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ऐसा, राइट ना। ठीक, इक्वेशन देखो हमने क्या लिखा था, ax इज इक्वल टू बी, राइट, और दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसा, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया था, ए इनवर्स बी, राइट। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है नॉन होमोजीनियस के केस में, सो दैट इज मीन यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम इसको लें तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इनवर्स, राइट। सो देखो ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड, और ये क्या हो गया देखो दिस। ठीक, मैट्रिक्स है 1 2 3, 2 3 3, 3 2 4, राइट। और देखो यहाँ से क्या हो गया बी, तो बी आपका क्या है 1 2 1, राइट ना बच्चों। तो ये इन्वर्स ले लो इसका, और यहाँ पर 1 2 1, ऐसा, क्लियर। अब यहाँ पे ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर, इसके सारे एलिमेंट को इसको कोफैक्टर से रिप्लेस करो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 23 C31 C32 C33 एंड इसका क्या लेना है, इसका कोफैक्टर, सॉरी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है, राइट। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा लेते हो ना, ठीक है ना। ए इनवर्स याद है ना, ए इनवर्स कैसे लेते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो ऐसा, राइट ना। एडजॉइंट कैसे लेते हो, इसके कोफैक्टर लिखो, उसका ट्रांसपोज लो, और 1 बाई डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 2 1, ऐसा, ठीक ये। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको रब करते हैं। ठीक, अब चलो, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसके कोफैक्टर। ओके, तो C11, आप ध्यान देना, जब 1 + 1 करते हैं यानी पॉजिटिव इवन होता है तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, 1 + 1 इवन होगा तो पॉजिटिव, और अगर ऑड आएगा, ऐड करने पे ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन, क्लियर है, कोफैक्टर में हमने पढ़ा था। तो A11 देखो ये हो जाएगा, ठीक, तो दैट इज़ द 12 - 6, दैट इज़ द 6, ठीक। C12, अब C12 देखो 1 + 2 क्या होता है 3, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, ऑड, ठीक। अब देखो यहाँ से दिस इज द 8 - 6, दैट इज़ द -2, ओके। C13, अब 1 + 3 4, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा, तो देखो ये इसका कोफैक्टर है,
देखो ये एलिमेंट, दिस इज द 6 माइनस 9, दैट इज द -3, C31 सॉरी 2 1। अब 2 1 देखो ये क्या आ रहा है, ऑड, 2 + 1 3, 3 इज ऑड, तो निगेटिव साइन के साथ में आएगा। सो दैट मीन इसका कोफैक्टर, तो देखो यहाँ से दिस इज द 8 माइनस 9, दैट इज अ 1, ठीक। C22 देखो ये है, 2 + 2 क्या है, इवन, तो पॉजिटिव साइन के साथ। सो 4 माइनस 9 इज -5, C23 राइट। C23 देखो ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, राइट। सो दैट मीन देखो ये हो जाएगा 2 3, देखो ऑड आ रहा है तो निगेटिव साइन के साथ, तो दिस इज द 3 माइनस 6, दैट इज द 3, ओके। C31 देखो ये, तो ये देखो तो 4 माइनस 9, दैट इज अ -5, C32 राइट, माइनस साइन के साथ में आएगा, ऑड है, सो 2 माइनस 6, दैट इज अ 4, C33 राइट, 3 माइनस 4 राइट, 3 माइनस 4 -1, ओके बच्चों। ये चलो अब यहाँ वैल्यू लिखो। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/11, ठीक है ऐसे। देखो यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी ना डिटरमिनेंट की वैल्यू, ओके। देखो यहाँ से था 6 एंड -4 एंड -9 ऐसा, ओके, -7, देखो ये हमने फाइंड आउट की थी -7, राइट। सो दिस इज द ओके। चलो तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, देखो ऐसा, ठीक। अब इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, -6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1 एंड 1 2 1, ठीक ऐसा। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, -1/7, ओके बच्चों। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 + 2 -5 ऐसा, ठीक। यहाँ से -4 सॉरी -2 एंड -10 + 4 ऐसा, ठीक। -3 + 6 -1, ओके, दैट इज अ -1/7। चलो यहाँ सॉल्व करो, देखो 8 - 5 दैट इज अ 3, ठीक, एंड -2 -10 12 -12 -4 -8, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करो यहाँ से, तो दिस इज द 2, ओके। सो दिस इज द -3/7 8/7 एंड -2/7 ऐसा, ओके। चलो तो कंपेयर करोगे यहाँ से x, राइट ना, x क्या मिल जाएगा आपको, x = -3/7 y = 8/7 एंड z = -2/7 ऐसा, ओके। तो ये मिल जाएगा आपको, ओके बच्चों। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 14, x + 4y + 7z = 30, ठीक। इसे सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। चलो तो पहले हम क्या फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ से हम लिखेंगे ax = b, क्लियर ऐसा। तो यहाँ देखो a क्या हो गया आपका, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो 1 1 1, ठीक है, 1 2 4 एंड 1 3 7, राइट ऐसा, ओके। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो यहाँ से,
डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 1 1 1 2 4 1 3 7 इसका डिटर्मिनेंट, राइट ना। चलो तो इसमें से देखो C1 में C2 को सेपरेट कर लो यहाँ से, या ऐसे कर लो C2 माइनस C1, राइट, और C3 ले लो C3 माइनस C2, क्लियर स्टूडेंट, ओके। सो 1 1 1, ठीक। चलो C2 में C1 को सेपरेट करो तो 0, यहाँ से 1 3, चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ से 0, दिस इज द 1, राइट ना, एंड 3, ओके। तो देखो ये क्या आ रहा है अगर यहाँ से सॉल्व करें, ठीक। चलो तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 0 आएगा, देखो इसको लेके सॉल्व करोगे 3 माइनस 3 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 0, ठीक। और ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, ओके। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 और नॉन होमोजीनियस, तो देखो दो केस हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा हमने पढ़ा था एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0, ठीक है ऐसा। तो इस केस को डील करने से अच्छा है ना, तो हम यहीं से एनालिसिस कर लेते हैं। देखो हमने क्या कहा था, अगर कोई भी दो प्लेन, ये क्या है प्लेन का इक्वेशन, अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल हो गई तो नो सोल्यूशन आएगा, राइट ना, ठीक। और अगर तीनों प्लेन कोएक्सियल हो गई तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। दो ही चीज़ें हैं इसमें, या तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा और या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो हम इसको यहीं से डील कर लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी ये नहीं लेते हैं, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर बी से उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, राइट ना। तो हम देखो ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं पैरेलल, तो पहले कैसे चेक करते हो, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल टू D1/D2, राइट ना। पहले कैसे आप लेते हो, देखो A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू D1/D2। देखो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसा है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 नहीं, पैरेलल नहीं है। इसमें भी देखो इन दोनों प्लेन के बीच में, राइट, हाँ ये भी नहीं है, इन दोनों प्लेन का देखो 1 4 नहीं, ये भी तो पैरेलल नहीं है, राइट ना, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, राइट। तो अब एक बचता है यहाँ से कि तीनों क्या है, कोएक्सियल प्लेन हो जाए, ऐसा दो प्लेन और उसकी लाइन ऑफ इंटर से तीसरा प्लेन पास कर जाए, ऐसा। जैसे ये मान लो P1 P2 है, राइट ना, और P3 क्या हो जाएगा, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाए, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, P3 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज λ1 P1 प्लस λ2 P2, देखो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह हम बना सकते हैं इसको। तो हम कैसे करते हैं, देखो इसमें हम λ1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें λ2 से, इसमें λ1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें λ2 से, राइट, और इसके इक्वल कर लेते हैं, राइट, चेक कर लेते हैं। देखो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, λ1 इसका देखो प्लस λ2, ये किसके इक्वल आएगा, इसके कोफिशिएंट 1, ये एक इक्वेशन बन गया। अच्छा y का कोफिशिएंट भी देखो λ1 प्लस यहाँ से 2λ2 इक्वल टू क्या हो गया 4, इसके इक्वल, क्लियर है। P1 देखो ये P1 में λ1 से मल्टीप्लाई किया, P2 में λ2 से, और ये P3 के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का कोफिशिएंट का देखो सम इसके इक्वल, इन दोनों का कोफिशिएंट का सम देखो इसके इक्वल, राइट। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, चलो सॉल्व करो यहाँ से, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस λ2 इक्वल टू -3, सो λ2 इक्वल टू 3, λ2 इक्वल टू 3, ठीक। अच्छा λ2 की वैल्यू पुट करो यहाँ से, सो λ1 प्लस 3 इक्वल टू 1, सो λ1 इक्वल टू -2, ओके बच्चों ऐसा, ठीक। चलो अब चेक करो यहाँ से, देखो अब चेक करो यहाँ से थर्ड में, थर्ड देखो क्या है, λ1 जेड का कोफिशिएंट λ1 प्लस 3 λ2 इक्वल टू 7 λ3, राइट ना, सॉरी 7 ऐसा, λ1 प्लस 3 λ2 इक्वल टू 7। देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ वैल्यू पुट करो, λ1 -2, देखो -2 और प्लस ये 9, देखो मिल रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ये भी कंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक। अच्छा इसमें देखो ये इसमें चेक करो, ये क्या हो जाएगा 6 λ1 प्लस 14 λ2
राइट, इक्वल टू 30। ठीक, इसमें भी चेक कर लो। लैम्डा वन की वैल्यू क्या है, -2, दैट इज़ -12। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो 42 देखो, राइट, देखो ये आ रहा है 30, ये भी कंसिस्टेंट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये तीनों प्लेन्स क्या हैं, कोएक्सियल हैं, राइट ना, यानी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी प्लेन पास कर रहा है। तो इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, ओके। देखो तीनों प्लेन एक लाइन से पास कर रहे हैं, एक लाइन से, तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे सभी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो दे आर इनफाइनाइट सोल्यूशंस। क्लियर बच्चों। तो अब इसका सोल्यूशन लिखोगे कैसे, ठीक है, हाउ कैन राइट द सोल्यूशंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन को कैसे लिखोगे, ओके। तो कैसे बनाते हैं, देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई दो लाइन ले लेते हैं, देखो दो लाइन से ही तीसरा प्लेन पास कर रहा है, तो इनका जो सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। जैसे मान लो दो, ठीक है, दो प्लेन ऐसे, देखो दो प्लेन इस लाइन से पास कर रहे हैं, इसी से तीसरा प्लेन भी पास कर रहा है, तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये क्या दे रहा है, सोल्यूशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों किसी भी दो लाइन को कंसीडर कर लेते हैं, राइट, ओके। और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट z इक्वल टू, मान लो हमने यहाँ k ले लिया, k इज एनी रियल नंबर, ठीक। तो सपोज करो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस के को इस साइड में ले जाओ, 6 माइनस के, राइट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, ठीक है। किसी भी दो प्लेन को सॉल्व कर लो, वही आपको सोल्यूशन दे देगा, राइट, क्योंकि तीसरा प्लेन तो उसी से पास कर रहा है, ठीक। तो हमने देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे लोगे, किसी एक वेरिएबल को आप k एज्यूम कर लो, ठीक। तो हमने z को k एज्यूम कर लिया, अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, ओके। तो माइनस कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, सो दिस इज द, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5, ओके। सो दिस इज द -8 एंड प्लस 2k, राइट, ऐसा हो जाएगा, ठीक, ओके। सो y इज इक्वल टू 2k, ठीक है, 2k माइनस 8, देखो ऐसा, y इज इक्वल टू 2k माइनस 8। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर लो, x प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस k, सो x इज इक्वल टू, दिस इज द 14 माइनस k, ओके। तो आपको देखो सोल्यूशन मिल जाएगी यहाँ पर, सोल्यूशन x इज इक्वल टू 14 माइनस k, y इज इक्वल टू 2k माइनस 8 एंड z इज इक्वल टू k। देखो ये आपके सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐसे शो करना है, x इज इक्वल टू 14 माइनस के, y इज इक्वल टू 2k माइनस 8 एंड z इज इक्वल टू k, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, दिस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11y प्लस 14z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्लेन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक, जो कि हम अपने 12th के जो चैप्टर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें प्लेन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, राइट, ओके, ठीक है बच्चों। तो चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो बच्चों ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको देखो ये क्वेश्चन गिवन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो ये क्या है आपका होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, राइट, तो देखो इसमें कैसे बनेगा, इसमें इक्वेशन ऐसे बन जाएगा ax इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक, ओके। अब ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स है, तो ए देखो, ए हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखो हम डिटरमिनेंट, अगर हम ए बात करें यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा यहाँ से 1 2 1 3 -1 -11 एंड -2 4 एंड 14, देखो ऐसा, ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, जो x y z के कोफिशिएंट से बना है, ठीक,
चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से। चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। सो दिस -14 प्लस 44, चलो -3, जिसको लेते हैं 28 -4 एंड -2 -22 +1 ऐसा, ठीक। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से अगर लोगे तो दिस इज 0 एंड 3, राइट। अच्छा यहाँ से लोगे दैट इज़ क्या मिल जाएगा आपको 24 × 3, राइट। तो दिस इज़ द 12 एंड 7, ठीक। -2, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से मिल जाएगा -21 यानी +42 ऐसा, ठीक है। चलो तो अगर यहाँ से फाइंड आउट करोगे ये क्या आ जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों 0, ठीक। अच्छा आपको याद है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती थी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो क्या मिलता था आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ऐसा, ओके। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि प्लेन जो है ना, ठीक, तीनों प्लेन क्या है कोएक्सियल। देखो एक प्लेन ऐसा P1, एक प्लेन ऐसा P2 और एक प्लेन ऐसा P3, तीनों प्लेन क्या है कोएक्सियल, ठीक है। और तीनों प्लेन जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके ऐसा। तो इस केस में देखो हम ऐसा लिख सकते हैं P3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर λ1 P1 प्लस λ2 P2। देखो अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था सेम कंडीशन, ठीक, ओके। तो यहाँ से आपको मिलेगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और एक ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, देखो x = 0, y = 0, z = 0, ये तो ऑलवेज इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो किससे पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x = 0, y = 0, z = 0, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अब जैसे नॉन ट्रिवियल में इसका अगर आपको सोल्यूशन मिलना है, सोल्यूशन देखो नॉन ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। इसे आप नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हो। अब सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सेम वही कहानी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ठीक। सो दो प्लेन को आप सॉल्व कर लो, वही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, लेट z = क्या ले लो लैम्डा, ठीक, या k ले लो, k क्या है, k इज एनी नंबर, ठीक। चलो फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दो, तो x + 3y - 2k, इसको देखो ऐसे लिख लो, और यहाँ पर 2x - y = -4k, ठीक है बच्चों ऐसा, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से दिस, यहाँ पे क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो दिस इज द 2, राइट, 6 एंड दिस इज द 4। अब देखो अब इसे माइनस कर दो, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 7y एंड दिस इज द 8k, सो y = 8k/7। देखो y की वैल्यू ये मिल गई, ठीक। अच्छा y की वैल्यू पुट कर दो किसी में, जैसे मान लो इसमें पुट कर दो, तो 2x - 8k/7 = -4k, ठीक। सो 2x = इस साइड में ले जाओगे, देखो क्या हो जाएगा -4k + 8k/7 ऐसा, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करोगे 28 - 20k/7 2x, ठीक। सो x = आपको मिल जाएगा -10/10k/7, देखो ऐसा, ओके। और y = क्या था आपका 8k/7 और z = आपने क्या लिया है k, ठीक। अब k क्या है, k इज एनी रियल नंबर, राइट, ठीक, ओके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k इज एनी रियल नंबर, तो k की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएंगे। k की वैल्यू 1 रखोगे, देखो ये k की वैल्यू 2 रखोगे, दिस, राइट ना, तो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्लियर है ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने होमोजेनियस के केस में निकाला, वो 0 मिल रहा है। अब 0 मिलता है तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, ट्रिवियल मीन्स x = 0, y = 0, z = 0 और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक ऐसा। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये भी क्या दिया है आपको, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में याद है ना, दो कंडीशन हमारे पास होती थी, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे होता है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। सो देखो 2 3 3 एंड 3 -3 एंड -2 -3 1 -3, देखो ऐसा, ठीक है बच्चों। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ से। दिस इज द 2 9 + 2 क्लियर एंड -3, दिस इज द -9 -3 एंड -3, दिस इज द -6 एंड +9, क्लियर। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। दिस इज द 22 एंड -12 तो +36 ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3, दैट इज़ अ -9, ओके। चलो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 एंड 6 -9, ठीक। तो दिस इज़ द 59, ओके। तो ये क्या मिल गया आपको, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हालांकि इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ रहा था कि ये नॉट इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या था, नॉन होमोजेनियस केस में अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग होता था, ट्रिवियल सोल्यूशन, वनली ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। दैट मीन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, सिर्फ ये सोल्यूशन मिलेगा, राइट ना, ठीक। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक। याद है ना, इस केस में क्या होता था, तीनों प्लेन, ठीक है, तीनों प्लेन ओरिजिन से पास करेगी, तीनों ही प्लेन आपकी ओरिजिन से पास करेगी और सोल्यूशन हो जाएगा ट्रिवियल, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, ठीक। हमने सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ठीक, और हमने हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक, ओके। तो थैंक यू वेरी मच।